प्रथम पीयूसी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आधुनिक कविता तोड़ती पत्थर को लेकर चर्चा करूंगा, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। अल्पायु में इनकी माता की मृत्यु जो हो जाती है, पत्नी तथा पिता भी असामयिक तौर पर निधन हो जाते हैं, इसलिए इनका जो जीवन है संघर्षपूर्ण बन जाता है। इनका निधन जो है 1961 ईस्वी में होता है। इनकी जो रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। तो निराला अपने ही जो काव्य में कथ्य, कहानी, शिल्प की दृष्टि से, यानी जो भाषा शैली होती है वैविध्यता को लेकर चर्चा करते हैं। मानवतावाद को लेकर, भक्ति को लेकर, श्रृंगार को लेकर या प्रकृति से संबंध तत्वों को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। निराला जी की भाषा में ओज है यानी उजाला, प्रकाश है। प्रवाह यानी प्रभाव है। खसक यानी सहानुभूति है। गरिमा यानी महत्व है। हाಗಾದ್ರೆ ತೋಡತಿ ಪತ್ತರ, ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಆಧುನಿಕ ಕವಿತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ನಿರಾಲ ಈ ಒಂದು ಕವಿಯಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕವಿತೆಯ ರಚನಾಕಾರರು। ಇವರ ಜನ್ಮ 1896ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾದಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಮೆದಿನಿಪುರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ಸಂಘರ್ಷ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ। 1961ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಿಮಲ್, ಗೀತಿಕಾ, ಅನಾಮಿಕಾ, ಅರ್ಚನಾ, ಆರಾಧನಾ, ಕುಕುರ್ಮುತ್ತ, ರಾಮ್ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಾ, ತುಳಸಿದಾಸ್। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾನವತಾವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶೃಂಗಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಬಿಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಬೆಳಕು ಇದೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಕಸಕ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇದೆ, ಗರಿಮಾ ಮಹತ್ವ, ಗೌರವ ಇದೆ। ಇವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्रण अंकित हुआ है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। तो क्या हो जाता है, इस पद्य में एक मध्यम नारी का चित्रण हुआ है, क्योंकि एक मध्यम नारी है अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत दूर जाकर पत्थर तोड़ने का काम करती है। दोपहर के समय में उसके ऊपर सहानुभूति जताते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೂರ ಹೋಗಿ ಆ ಇಲಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಬಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ चर्चा ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। एक और तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है, तो और दूसरी ओर मध्यम के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। तो क्या हो जाता है, आज जो हम लोगों को निराला बताते हैं इस कविता के द्वारा, समाज में बड़े बड़े लोग, ऊंचे ऊंचे लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, ऊंचे ऊंचे मकानों में, अट्टालिकाओं में, महलों में अपने जीवन को चला रहे हैं। लेकिन ऐसे जो गरीब हालात से जूझते हुए जो बहुत सारे औरतें अपने जीवन को संघर्ष के तौर पर चला रहे हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ಬಡವರು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದೆ
ಇಲ್ಲಲಾರದೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲಲಾರದೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अर्थवैषम की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है. देखिए, आज आर्थिक तौर पर हम लोग यहाँ पर वर्ग भेद करते हैं. कौन सा? जो ऊंच वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इस तरह आज ये जो निराला की कविता है अर्थवैषम्य को बताती है और ಅನಾಮಿಕಾ से लिया गया. ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅಂತೇಳಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅನಾಮಿಕ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो पद्य को देखिए. वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर. वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार. शामतन बरबंदा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन. शब्दार्थों को लिख लीजिए. पथ यानी राह, रास्ता है. ಛಾಯಾದಾರ ಛವಿ, ನ ಛಾಯಾದಾರ ಛಾವ್, ನ ರಹನ ನೆರಳು, ಇಲ್ಲಲಾರದಂತಹ. ಶಾಮತನ ಸಾವಲ ಶರೀರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಶರೀರ, ಕಪ್ಪು ಶರೀರ, ಮೈಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ಭರಬಂದ ಯೌವನ, ಯೌವನ ಯಾನಿ ಜವಾನ್. नत नयन, नयन यानी आंख. नत यानी नीचे करना, आंखों को नीचे करना, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ. कर्म काम. रत प्रेम, प्रेमದಿಂದ. मन यानी मन होना, मग्न होना, काम में कार्यरत होना, मग्नवागु ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. तो क्या बताते हैं पहले पंक्तियों में? निराला बताते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर. वह तोड़ती पत्थर एक मध्यम वर्ग के परिवार की जो औरत है इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है. तो मैं उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर. इलाहाबाद के पथ पर वो जो औरत पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी. तो क्या कर रही थी? कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी भी स्वीकार. देखिए, अगर इलाहाबाद के पथ पर एक मध्यम वर्ग के परिवार की औरत पत्थर तोड़ने का काम कर रही है अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी छाया नहीं थी, पेड़ की छांव उसके पास नहीं थी. पेड़ वह जिसके तले बैठी भी स्वीकार. अगर वह पेड़ के नीचे बैठी भी है तो वह कोई छाया उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि शामतन बरबंदा यौवन. अरे देखिए, उसका जो छांव न होने के कारण उसका शरीर धूप की वजह से काला हो गया था, सांवला हो गया था. भरभंदा यौवन. अरे वो जो औरत है पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी तो यौवन की तरह लग रही थी, भरी लड़की की तरह, यौवन की तरह लग रही थी. ऐसे सांवले रंग से दोपहर के समय में अपना जो काम कर रही थी, कोई छायादार, कोई छांव पेड़ की वहां पर नहीं थी. कैसे? नत नयन प्रिय कर्मरत मन. देखिए, अपने आंखों को नीचे किए हुए, अपनी आंखों के नजर को नीचे किए हुए अपने काम में प्रेम के साथ, मग्न के साथ वह मन से कर रही थी. ऐसे इलाहाबाद के पथ पर वो जो नारी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी. क्या कर रही थी? इलाहाबाद के पथ पर लेखक देखते हैं एक मध्यम वर्ग के परिवार की जो औरत है, नारी जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन जहां पर वह काम कर रही थी कोई भी छांव उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, कोई पेड़ की छांव नहीं पहुंच पा रही थी. इसलिए वहां पर धूप की वजह से उसका शरीर काला हो गया था. फिर भी वह जवान लग रही थी, लेकिन अपने आंखों की नजर को नीचे किए हुए अपने काम में मग्न हो गई थी. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇಲಹಾಬಾದ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪರಿವಾರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಯಿನ ಛಾಯಾದಾರ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆರಳು ಸಹಿತ ಅವಳ ಕಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೇಡವ ಜಿಸ್ಕೆ ತಲೆ ಬ್ಯಾಟಿ ಬಿ ಸ್ವೀಕಾರ, ಯಾವ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಮರದ ನೆರಳು ಸಹಿತ ಅವಳಿಗೆ ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಮತನ ಬರ ಬಂದ ಯೌವನ, ಅವಳ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಪ್ಪಗಾಗೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಯೌವನದ ಹಾಗೆ, ಯುವತಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನತ್ತ ನಯನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಗ್ನದಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇಲಹಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ देखिए, गुरु हाथोड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्ठालिका प्राकार. गुरु बड़ा सा, हाथोड़ा होता है, प्रहार मारना, तरु पेड़, मालिका कतार जो होती है, लाइन जो होती है, अट्ठालिका ऊंचा यानी ऊंचे मकान, प्राकार दीवार से घेरा हुआ, ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರವಾದಂತಹ, ಹಾತೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಾತೋಡ ಇದೆ, ಏನು ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಹಾರ ಮಾರ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ತರು ಮರ ಪೇಡ್, ಮಾಲಿಕ ಲೈನ್ ಪಂಕ್ತಿ, ಅಟ್ಟಾಲಿಕ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಅರಮನೆ, ಪ್ರಾಕಾರ 4 ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ. तो क्या हो जाता है, कैसे काम कर रही थी? गुरु हाथोड़ा हाथ, अपने हाथ में बहुत भारी हाथोड़े को लेकर बार बार उस पत्थर के ऊपर प्रहार कर रही थी, मार रही थी, क्योंकि उसे पत्थर को फोड़ना था. ऐसे काम कर रही थी. उस समय कवि देखते हैं तो सामने क्या है, पेड़ है, और जो पेड़ों की कतारें हैं, और ऊंचे ऊंचे मकान हैं, और ऊंचे ऊंचे मकानों को 4 दीवारें, पत्थरों की दीवारें घेर चुके हैं. क्या ऐसे काम कर रहे हैं? वो जो नारी काम कर रही थी, अपने हाथ में बहुत भारी जो है हथौड़ा लेकर पत्थर को मार रही है, और बार बार मारने से सामने जो है पेड़ की कतारें हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, और उन मकानों के बीच में वह काम कर रही है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರು ಹಾತೋಡ ಹಾತ ಕರತಿ ಬಾರ ಪ್ರಹಾರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರವಾದಂತ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪದೇ ಆ ಬಂಡೆಗೆ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ತರು ಮರಗಳಿದಾವೆ, ಮರಗಳ ಸಾಲುಗಳಿದಾವೆ, ಅಟ್ಟಾಲಿಕ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಅರಮನೆಗಳಿದಾವೆ, ಅರಮನೆಗಳು 4 ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. तो आगे चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई बू, गर्द छिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर. दिवा जो दिन में सूरज जो होता है, दिवा ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ತಮಾತ ಯಾನಿ ಗರ್ಮ್ ಬಿಸಿಯಾದಂಥದ್ದು, ಜುಲ್ಸಾತಿ ಜಲ್ನೆ ವಾಲಿ ಸುಡುವಂಥದ್ದು, ಲೂ जो गर्म हवा बिसी गाड़ी, रुई यानी जो कॉटन होता है हत्ती आಗಿದೆ, और बू भूमि धरती, गर्द गंदगी ಹೊಲಸಾದಂತಹ, ಚಿನಗಿ ಚಿಂಗಾರಿ ಕಿಡಿ ಇರಬಹುದು, ಛಾಗೈ ಛಾಜಾನ ಆವರಿಸುವಂಥದ್ದು, प्रायः आमतौर पर सामान्यवागी. तो क्या हो जाता है, और कैसी दशा को बताते हैं, जैसे वो जो नारी इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, तो वहां की दशा कैसी थी,
चढ़ रही थी धूप, बहुत धूप चढ़ रही थी, गर्मियों के दिन थे और दिवा का तमतमाता रूप, जब दोपहर गर्मी के दिन होते हैं सूरज की किरणें क्या हो जाती हैं, सीधे तौर पर धरती पर आ जाती हैं, इसलिए सूरज की तेज धूप उस गर्मियों के दिन बढ़ रही थी। उस धूप में वह औरत काम कर रही थी। उठी झुलसाती हुई लू, देखिए चारों अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसी हवा, गर्म हवा आ रही थी, क्योंकि धूप होने के कारण हवा जो गर्म आ रही थी। आज हम लोग देखते हैं अगर बारिश है हवा ठंडी आती है, या ठंडी का मौसम है हवा ठंडी आती है, या धूप है तो हवा गर्म आ जाती है। तो गर्म हवा चारों ओर आ रही थी। रुई जो जलती हुई बूंद, तो धरती कैसे जल रही थी, रुई की तरह जल रही थी। अगर धूप ज्यादा होती है तो आप धरती के ऊपर पैरों को रखो तो आपके पैर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। गर्द छिनगी छा गई, देखिए ऐसे जोरदार से हवा आने के कारण क्या हो जाता है, चारों ओर मिट्टी जो है, धूल जो है छा जाती है, धूल की जो गंदगी है छा जाती है। प्राय हुई दोपहर, उस समय कौन सा समय था, दोपहर का समय था। ऐसे समय वह काम कर रही थी। तो क्या हो रहा था, बहुत सारी धूप गर्मियों के दिन चढ़ रही थी और सूरज की किरणें भी तेज तौर पर गिर रहे थे और चारों ओर झलसाते हुए जो गर्म हवा, जलने की गर्म हवा आ रही थी और जो धरती भी गर्म तौर पर जल रही थी और गंदगी, धूल की गंदगी चारों ओर छा गई थी। ऐसे दोपहर के समय में वो जो औरत पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी इलाहाबाद के पथ पर, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಡ ರಹಿತಿ ಧೂಪ ಗರ್ಮಿಯೋ ಕೆ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು, ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಬಿಸಿಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ದಿವಾಕ ತಮತಮಾತ ರೂಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉಟಿ ಜಿಲ್ಸಾತಿವಿಲು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುಯ್ಜೋ ಜಲ್ತಿ ಹುಯಿ ಭೂ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುಡುವಂತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗರ್ದ ಚಿನಗಿ ಛಾಗಯಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿದಾವೆ. ಇಂತಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಂಡೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ मारता है दाड़े. तो आगे देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मारखा रोई नहीं. छिन्न तार कटा हुआ तार, ಮುರಿದಂತ ತಂತಿ ಅಥವಾ ದಯನೀಯ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಚಿತ್ರಣ. तो मारखा दर्द, तो क्या हो जाता है, उस नारी को मैं देख रहा था, यानी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी. देखते देखा तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, अरे मैं उस नारी को देखते देखते उस भवन की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा छिन्न तार, अगर मैं उसकी आंखों में देखता हूं, उस नारी के आंखों में, तो उस नारी के आंखें मुझे छिन्न तार, कटे हुए तार के समान. इसका तात्पर्य है उसके आंखों में मुझे बहुत सारा दर्द दुख दिखाई दिया. देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मारखा रोई नहीं. देखिए, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, अरे जैसे मैं उस औरत को देख रहा था उसकी आंखों में मुझे उसकी दशा दिखाई दी या उसकी हालात दिखाई दी, तो वो जो औरत मुझे देखकर भी ऐसे बिना देखे रह जाती है, क्योंकि जो मारखा रोई नहीं, उसकी आंखों में जब मैं देखा बहुत सारे दुख थे, दर्द थे, फिर भी वह न रोकर, यानी अपने जो जितने भी मुश्किलों से न डरकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी. क्या हो जाता है, यहाँ पर कवि बताते हैं, अरे जैसे ही
मैं उस औरत को देख रहा था, तो देखते देखते मैं उस महल की ओर देखा, उस औरत को देखा। वो जो औरत फिर मुझे भी देखा, तो उसकी आंखों में मैं देखा, तो उसकी आंखें मुझे चिन्ह तार की तरह लग रहे थे, यानी कटा हुआ तार की तरह। मतलब उसकी आंखों में मुझे बहुत सारा दुख दर्द, उसकी हालात दिखाई दे रही थी। ऐसे में वो जो औरत मुझे एक बार देख लिया, लेकिन फिर भी अपने आंखों को नीचे करती है, क्योंकि वह अपने दुखों को दूसरों के सामने साबित करना नहीं चाहती थी। हागाದ್ರೆ देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा ಚಿನ್ನ ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡುವಾಗ ಅವಳು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಚಿನ್ನ ತಾರ ಮುರಿದಂತಹ ತಂತಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ದಯನೀಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವಳ ದುಃಖ ನೋವು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ದೇಖಕರ್ ಕೋಯಿ ನಹಿ ದೇಖಾ ಮುಜೆ ಉಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ, ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೋಡಲಾರದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋ ಮಾರಖ ರೋಯಿ ನಹಿ, ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ಲು, ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ಲು. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಿದ್ವು, ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. तो अंत में बताते हैं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नई ज्योति सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर डुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। साजा अलंकृत अलंकरिಸಿದ, सितार सितार वाद्य, झंकार ये जो झंकार झंझन की आवाज, झन झन शब्द ಇರಬಹುದು. ಸುಘರ್ यानी पकड़ा हुआ, ತಂಗಿ से ಬಿಗಿಯಾಗಿಡಿದಂತಹ, सीकर पसीने की बूंदे ಅಂದ್ರೆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು. तो अंतिम तौर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बताते हैं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार। जो औरत इलाहाबाद के पथ पर काम कर रही थी, तो बार बार हथौड़ा लेकर मार रही थी, उस हथौड़ी की आवाज मुझे झंकार की आवाज की जैसे सुनाई दे रही थी। लगता है नारी कोई एक सितार को लेकर, वाद्य को लेकर क्या कर रही है, बार बार अपनी आवाज को बता रही है। ऐसी सुंदर आवाज, जो गीत की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, देखिए कांपते कांपते वह अपने हथौड़े को बहुत तंगी से अपने हाथ में लेकर मार रही थी, और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थी, और बूंदें गिरकर फिर वो जो क्या हो रहे थे, मिट्टी में मिल रहे थे, फिर काम में वह मग्न हो रही थी। ऐसे जो और नारी का जो पत्थर तोड़ने का काम करने वाले औरत जो है मुझे दिखाई दे रही थी। क्या बताते हैं, अंतिम तौर पर कवि बताते हैं, अरे वो जो नारी इलाहाबाद के पथ पर हाथौड़े को लेकर काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था नारी कोई सितार को लेकर अब हमेशा झंकार को, सुंदर आवाज को, गीत को गाने लगी है। और एक क्षण के बाद वह हाथौड़े को लेकर मार रही थी, अपने जो हाथ में हाथौड़ा लेकर, और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थी, और वह जाकर फिर मिट्टी में लीन हो जाते थे। ऐसे वह अपना काम कर रही थी अपने परिवार को चलाने के लिए। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಕವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಜಾ ಸಹಜ ಸಿತಾರ ಸುನಿ ಮೈನೆ ವಹ ನೈ ಜ್ಯೋತಿ ಸುನಿ ಝಂಕಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಸುತ್ತಿಗೆನ ತಗೊಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿತಾರವನ್ನ, ವಾದ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏಕ್ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಹ ಕಾಂಪಿ ಸುಗರ ಢುಲಕೆ ಮಾತೆ ಸೆ ಗಿರೆ ಸಿಕ್ಕರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಜನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ತದನಂತರ ಅವಳ ಹಣೆಯಿಂದ
ಏನು ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೀನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪರಿವಾರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. तो क्या हो जाता है, ये जो मध्यम परिवार वर्ग की कथा है, इस सारांश को देखिए मैं संक्षिप्त बताऊंगा. एक जो नारी है इलाहाबाद के पद पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, मध्यम वर्ग के परिवार की नारी है. तो जहाँ पर वह काम कर रही थी कोई छाया उसके पास नहीं थी. जिस पेड़ के नीचे बैठकर वह काम कर रही थी उसकी छाया भी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए उसका जो शरीर है काला हो गया था. फिर भी वह जवान की तरह लग रही थी. अपने आंखों को नीचे किए हुए अपने काम में मग्न होकर प्रेम के साथ काम कर रही थी और हाथ में हाथौड़ा, भारी हाथौड़ा लेकर, वजनदार हाथौड़ा लेकर बार बार उस पत्थर के ऊपर प्रहार कर रही थी. सामने देखते हैं पेड़ों की जो कतारें थी, ऊंचे ऊंचे मकान थे और 4 दीवारों से घेरे हुए मकान थे. वहां पर वह औरत काम कर रही थी. बहुत सारी धूप चढ़ रही थी और सूरज की जो किरणें हैं बहुत वहां पर आ रही थी. चारों ओर जलती हुई जो हवा चल रही थी, जो धरती भी रुई की तरह जल रही थी, या जो धूल है चारों ओर छा गई थी. ऐसे समय में, दोपहर के समय में वह काम कर रही थी. लेकिन लेखक जो है, कवि जो है, उसे बार बार देखते हैं. एक बार उसकी नज़र को देखते हैं, उसकी नज़र ऐसी लग रही थी छिन्न तार, कटे हुए तार की तरह. यानी उसकी जो हालात शोचनीय हो गई थी. और वह औरत भी मुझे देखकर बिना देखे रह जाती है, क्योंकि वह अपने दुखों को बाहर नहीं डालना चाहती थी. इसलिए वो जो औरत हाथौड़ा लेकर बार बार मार रही थी, तो सितार की जैसे मुझे लग रहा था. उसकी झंकार मुझे बार बार सुनाई दे रही थी. वह अपने हाथ में तंगी से उसे पकड़े हुई थी, कांप रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने के बूंदे डुलक रहे थे और वो जो पसीने की बूंदे फिर लीन हो रहे थे मिट्टी में. इस तरह वह अपने परिवार को चलाने के लिए मध्यम वर्ग के परिवार की औरत काम कर रही थी. तो आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखते हैं. नारी कहाँ पत्थर तोड़ती थी? इलाहाबाद के पद पर. पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा था? काला था, सांवला था. नारी बार बार क्या करती थी? हाथौड़े से प्रहार करती थी. नारी का पत्थर तोड़ रही थी गर्मियों के दोपहर के समय. नारी के माथे से क्या टपक रहा था? पसीने की बूंदे. तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. इस तरह आप लोगों को सारे प्रश्नोत्तरों को लिखना है और सारांश को